अभ्यास शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? इसका करेक्ट आंसर है भारत और फ्रांस। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण 2025 में आयोजित किया जाएगा, जो 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस में चलेगा। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी और यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। 2024 में इसका 7वां संस्करण भारत के मेघालय में आयोजित किया गया था। हाल ही में इनमें से किसने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा। न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा ने आधिकारिक रूप से गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 9 जून 2025 को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने इन्हें इनके पद की शपथ दिलाई। इससे पहले संजय गौड़ा कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। उनका यह तबादला सुप्रीम कोर्ट की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में विविधता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने वर्ष 1989 में वकालत शुरू की थी और उन्हें नवंबर 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें 2021 में वहां का स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। अप्रैल 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की थी। इनमें से 4 कर्नाटक से थे, जिनमें न्यायमूर्ति गौड़ा भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है? इसका करेक्ट आंसर है 1.46 अरब। संयुक्त राष्ट्र की UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.46 अरब तक पहुंच गई है, जिससे भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब तक पहुंच चुकी होगी और इसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आना शुरू होगा। भारत की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 1.9 जन्म प्रति महिला पर आ गई है, जो स्थायी जनसंख्या के लिए आवश्यक 2.1 प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। इसका अर्थ यह है कि अगली पीढ़ी में जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने पर केंद्रित है। साथ ही इसमें कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। भारत की जनसंख्या में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, जिनमें 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 24%, 10 से 19 वर्ष में 17% और वहीं 10 से 24 वर्ष में लगभग 26% देखने को मिला है। वहीं कार्यशील आयु वर्ग में 15 से 64 वर्ग के लोगों में 68% की वृद्धि हुई है। यह जनसांख्यिकी लाभांश का बड़ा असर है, जो युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और नीति के समर्थन से मिला है। वहीं 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों में वर्तमान में 7% की वृद्धि हुई है, जिसमें पुरुषों में 71 वर्ष और महिलाओं में 74 वर्ष देखने को मिला है। आयु बढ़ने के साथ वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। भारत में 1960 के मुकाबले प्रजनन दर में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। 1960 के दशक में भारत में जनसंख्या लगभग 43.6 करोड़ थी। वहीं प्रति महिला औसतन 6 बच्चे थे, जो बहुत कम महिलाओं को शिक्षा या गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच न होने के कारण थी। वहीं 2025 में भारत में प्रति महिला औसतन 2 से भी कम बच्चे हैं। इसका कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं के अधिकारों में सुधार, जिसके कारण ये गिरावट देखने को मिली है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को सर्वाधिक लाभांश भुगतान किया गया? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को सर्वाधिक लाभांश भुगतान किया गया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 8,000 करोड़ से अधिक का लाभांश सरकार को प्रदान किया गया।
यह लाभांश एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को औपचारिक रूप से दिया गया। यह भुगतान बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और सरकारी राजकोष में योगदान को दर्शाता है। यह भुगतान एसबीआई के लाभ का वह हिस्सा है जो उसने अपने मुख्य शेयरधारक भारत सरकार को वितरित किया है। एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70,901 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के 61,077 करोड़ से 16% अधिक रहा। एसबीआई का रिकॉर्ड प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025 में अब तक का सबसे ऊंचा शुद्ध लाभ रहा। एसबीआई ने प्रति शेयर 15.90 रुपये का लाभांश घोषित किया है, जो पिछले वर्ष के 13.70 रुपये प्रति शेयर से अधिक है। यह निवेशकों के लिए मूल्य निर्माण की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता के मामले में भारत का मुंबई शहर किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है छठा। भारत का मुंबई शहर वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता के मामले में छठे स्थान पर है। मुंबई ने दुनिया के 97 शहरों में से छठा स्थान हासिल किया है। कशमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मुंबई शहर में 335 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन है, जिस कारण से वैश्विक स्तर पर इसका छठा स्थान है और APAC क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके कारण मुंबई की ऑपरेशनल क्षमता में 62% की वृद्धि का अनुमान है। मुंबई निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ केंद्र बना रहा है। इस प्रगति के कारण हाइपरस्केलर्स की बढ़ती मांग, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI आधारित वर्कलोड्स का विस्तार और शहर की मजबूत डिजिटल और पावर अवसंरचना में भी तेजी आएगी। मुंबई का सामरिक समुद्री स्थान, वित्तीय राजधानी होने का दर्जा और मजबूत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र इसे वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता 2025 की सूची। पोसोन पोया किस देश का उत्सव है? इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। पोसोन पोया श्रीलंका में मनाया जाने वाला उत्सव है। इसे जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह इस साल 10 जून को मनाया गया। यह उत्सव 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आने की खुशी में मनाया जाता है। भारत के मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अपनाया गया। इसके पश्चात उन्होंने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। यहीं से श्रीलंका में इस धर्म की शुरुआत हुई। वर्ष 2025 में पंजाब में कपास की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका करेक्ट आंसर है 20%। वर्ष 2025 में पंजाब में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि राज्य की फसल विविधीकरण नीति का हिस्सा है। वर्ष 2024 में जहां कपास की खेती 2.49 लाख एकड़ भूमि पर की गई थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 2.98 लाख एकड़ तक पहुंच गई है, यानी इसमें 20% की वृद्धि हुई है। पंजाब के फाजिलका, मानसा, भटिंडा और श्री मुक्ता साहिब जैसे ज़िले इस वृद्धि में अग्रणी रहे। इन जिलों में पहले भी कपास की खेती होती थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में कीट प्रकोप और उच्च लागत के कारण इसमें गिरावट आई थी। राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और डिजिटल पंजीकरण अभियान चला रही है और अब तक 49,000 से अधिक किसान ऑनलाइन इससे जुड़ चुके हैं। राज्य सरकार कपास की खेती के लिए कपास के बीज पर 33% की सब्सिडी दे रही है। इस पहल का उद्देश्य है पंजाब में धान पर निर्भरता को कम कर टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।